नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। यूपी विधानसभा चुनाव को महज 5 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा जहां एक तरफ प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही है, तो वहीं बूथ तक अपनी मजबूत पकड़ बना रही है। इसके लिए भाजपा ने विजय बूथ अभियान की शुरुआत की है। इससे जमीनी स्तर पर उतरकर इस सियासी संग्राम को न सिर्फ लड़ा जाए, साथ ही विजय पताका फहराई जा सके। देखिए भाजपा का चक्रव्यूह भेदने का चक्रवर्ती प्लान। फॉर्मूला 27700 से यूपी फतेह। 2022 की राह होगी आसान। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने कमर कस ली है और जमीनी स्तर पर तेजी से खुद को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शक्ति केंद्रों पर मौजूद कार्यकर्ताओं से संवाद किया, जिसमें प्रयागराज से सीएम योगी जुड़े, तो वहीं लखनऊ भाजपा दफ्तर से स्वतंत्र देव सिंह, इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी कानपुर पहुंचे। 2022 में फिर से भगवा लहराने के लिए भाजपा ने बूथ विजय अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के करीब 1.5 लाख बूथ मथने के लिए 27,700 शक्ति केंद्र बनाए गए हैं। रणनीति यह है कि सभी बूथों पर समितियां और पन्ना प्रमुख बनाए जाएं, जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाएं, लाभार्थियों को पार्टी से जोड़ें और प्रति बूथ 100 नए सदस्य जोड़ें। यानी 1.5 लाख बूथ पर 1.5 करोड़ के आसपास नए सदस्य बनाए जाएं। बूथ पर रहो मजबूत। इसी मंत्र के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजय बूथ अभियान की शुरुआत की। एक तरफ भाजपा के दिग्गज नेताओं से संवाद किया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर करारा वार किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जोड़ी ने प्रदेश की जनता के सहयोग से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और प्रदेश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया है। एक तरफ वर्चुअली जेपी नड्डा भाजपा की रणनीति को टटोल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पहुंचे और प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने योगी सरकार की तारीफ की, तो वहीं विपक्ष पर करारा हमला बोला। इसी में किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन उन लोगों ने एक जाति विशेष के लोगों को प्रभावित करने के लिए किया है। चूंकि सपा बसपा के लोग जाति और धर्म की ही राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति में कभी विश्वास नहीं करती। लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर भी बड़ी संख्या में ब्राह्मण थे और उन सब ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से प्रतिबद्धता जताई है, आगे भी रहे हैं, आगे भी रहेंगे, ऐसी सब संभावनाएं हैं। ब्राह्मण कहीं से कहीं नहीं जा रहा, लेकिन हम धर्म जाति की राजनीति नहीं करते। सर्व समाज को लेकर के बड़े बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। यूपी फतेह के लिए भाजपा और वर्ग से जुड़ने की कवायद कर रही है। ऐसे में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कानपुर देहात के साथ साथ चंदौली में भी प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया। कानपुर देहात में पार्टी से सवर्णों को जोड़ने के लिए भाजपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान भाजपा की जीत का दावा भी किया गया। आज जिस प्रकार से 2017 में प्रबुद्ध वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 325 के रूप में सरकार बनाई थी, उसी क्रम में प्रबुद्ध वर्ग द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार और भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग के लिए किए गए कार्यों का एक लेखा जोखा यहाँ हम सबने प्रस्तुत किया है। चंदौली में भी भाजपा की तरफ से प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सवर्ण वोटर्स को जोड़ने की कवायद देखने को मिली। दिल्ली से शुरू हुई कवायद यूपी के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिली, जहां 2022 फतेह करने के लिए भाजपा ने पूरी तरह कमर कस ली है, जिसमें हर वर्ग को पार्टी से जोड़ने के लिए सम्मेलन कराए जा रहे हैं। तो वहीं पावर सेंटर्स के जरिए नेताओं और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी की सत्ता से 32 साल से वनवास झेल रही कांग्रेस एक बार फिर से सक्रिय हो गई है और इसकी जिम्मेदारी संभाल रही हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस की पतवार को जीत के किनारे पर लाने की कोशिश कर रही हैं। और जब जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो कांग्रेस ने जारी की है एक बुकलेट, जिसके जरिए कांग्रेस विक्ट्री की आस देख रही है। देखिए प्रियंका की विक्ट्री वाली
बुकलेट। खोई जमीन वापस पाने की चाहत, सत्ता में आने की कांग्रेस की जद्दोजहद। साल था 1989, महीना दिसंबर, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव की बयार बही थी और तब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो मानो सत्ता में वापसी सिर्फ कांग्रेस के लिए सपना रह गया। लेकिन अब उसी उत्तर प्रदेश की सियासत में वापसी के सपने को फिर से संजोने का काम किया जा रहा है। लखनऊ में झक्क सफेद रंग की बनी ये इमारत कांग्रेस का दफ्तर है, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। दफ्तर के आंगन में गहमा-गहमी और अंदर माहौल गर्म और हाथों में एक बुकलेट जिस पर लिखा है, हम कांग्रेस के लोग, दुष्प्रचार और सच। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव सिर्फ अपने नेताओं के चेहरे पर नहीं बल्कि उन कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ने जा रही है जो कांग्रेस की विचारधारा को समझते हैं, जानते हैं। और इसके लिए प्रदेश भर में कांग्रेस की तरफ से ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की आइडियोलॉजी यानी पूरी विचारधारा के बारे में जानकारी दी जा रही है। यहाँ इन कार्यकर्ताओं को एक किताब भी बांटी जा रही है। अगर कांग्रेसी नेताओं की बात करें तो उनका कहना है कि भाजपा लगातार कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार करती है। इन दुष्प्रचार के बारे में इन कार्यकर्ताओं को जानकारी तो दी ही जा रही है, साथ ही हकीकत क्या है, नेताओं के हिसाब से फैक्ट्स क्या हैं, इसके बारे में भी बताया जा रहा है, जिससे वो जब जनता के बीच में जाएं तो भाजपा के दुष्प्रचार का जवाब दे सके और जनता को फैक्ट्स बता सके। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें जीत का मंत्र दिया गया। साथ ही अपनी रणनीति को धरातल पर उतारने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया गया। वापसी के लिए कांग्रेस की रणनीति, 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हुई ट्रेनिंग, 2 लाख कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही कांग्रेस, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने एक बुकलेट जारी किया, जिसके जरिए भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब भी दिया गया, जिसमें आजादी से पहले के मुद्दों का दिया गया जवाब, नेहरू पटेल के संबंधों का जिक्र है। इसके साथ ही 70 सालों में कांग्रेस के योगदान का जिक्र है, कश्मीर और कश्मीरी पंडितों का जिक्र है, वंशवादी राजनीति का भी बुकलेट में जिक्र किया गया है। कांग्रेस पार्टी अपने वर्करों से कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है और जिस तरह से अब वर्तमान समय में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, झूठ और अफवाह फैलाए जा रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन कर रहे हैं। हम इसलिए भी ट्रेन कर रहे हैं कि अगर किसी झूठ अफवाह का जवाब ना दिया जाए तो उसे लोग सच मान लेते हैं, उनका झूठ सच न साबित हो। इन तमाम चीज़ों को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की, अब उनके नाम बदलकर अपने ऊपर चिपकाने काम कर रहे हैं। इस बुकलेट को कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके जरिए चुनावी मौसम में भाजपा की तरफ से उठने वाले सवालों का जवाब देने में सहूलियत तो हो ही, साथ ही जन जन तक कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाने का काम कार्यकर्ता कर सके। मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ये मेहनत आगामी विधानसभा चुनाव में क्या रंग लाती है? क्या सिर्फ एक बुकलेट के जरिए चुनावों में जीत कांग्रेस सुनिश्चित कर पाएगी? एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। चुनाव भी कमाल होते हैं, जो अपनों को अपनों से दूर कर देते हैं तो वहीं कभी परायों को अपनाने पर मजबूर कर देते हैं। यूपी में चुनावी बरस के दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जिस मुख्तार अंसारी को पार्टी जीत की गारंटी मानती रही, उसी पार्टी ने मुख्तार अंसारी से किनारा कर लिया, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार का खुलकर स्वागत किया है। देखिए मुख्तार के सियासी मसीहा। बसपा ने किया किनारा, ओम प्रकाश राजभर बनेंगे सहारा। हमारी पार्टी में शामिल होना चाहें तो स्वागत है उनका। मुख्तार बहाना, बसपा पर निशाना। मायावती जी ने मंच से कहा गरीबों का मसीहा है। जब उपयोग करना होता है तब तो गरीबों के मसीहा दिखते हैं लोग। जब ये लगता है कि अब ये मेरे पाले में नहीं रहेगा, तब वो अपराधी दिखता है। पूर्वांचल में अपने बाहुबल से राजनीति के केंद्र में रहने वाले मुख्तार अंसारी पर बारी बारी कई दलों ने अपना दांव लगाया, और जब जब मुख्तार अंसारी की ताकत को कम आंकने का काम हुआ तो अपने दम पर खुद की ताकत का एहसास मुख्तार अंसारी ने चुनावों में जीत दर्ज कर आया। फिलहाल बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी बंद है, लेकिन जब चुनावी दौर शुरू हुआ
तो मुख्तार एक बार फिर चर्चा में आ चुका है। राजनीतिक तौर पर मुख्तार की जरूरत नहीं, बल्कि चर्चा उससे किनारा करने की है। बसपा ने मुख्तार अंसारी को पार्टी टिकट पर चुनाव न लड़ाने का ऐलान किया और बाकायदा मायावती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 24 घंटे भी नहीं बीते कि तभी AIMIM के साथ मिलकर सत्ता का ख्वाब सजाने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार में जीत की संभावनाएं टटोल ली हैं और पहली ही फुर्सत में मुख्तार अंसारी को पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने की पेशकश दे दी। वो हमारी पार्टी में शामिल होना चाहें तो स्वागत है उनका। टिकट भी देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जहां से लड़ना चाहेंगे। उनको हम अपराधी नहीं मानते। जब तक न्यायालय से सजा न हो जाए तब तक हम सजा याफ्ता कैसे मान लें। पिछड़े, दलित और मुस्लिम वोटों का गठजोड़ तैयार करने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार के बहाने मायावती पर निशाना साधा और मुख्तार को लेकर दिए गए उनके पुराने बयानों को याद करने की नसीहत दे डाली। बसपा में थे तो मायावती जी ने मंच से कहा गरीबों का मसीहा है, शायद देखे होंगे, सुने होंगे। तो जब उपयोग करना होता है तब तो गरीबों के मसीहा दिखते हैं लोग, चाहे वो किसी तरह का हो, चाहे अपराधी हो, चाहे किसी तरह का हो। अपराधी दिखता है, नहीं दिखता है तब तो गरीबों का मसीहा। जब ये लगता है कि अब ये मेरे पाले में नहीं रहेगा तब वो अपराधी दिखता है। ओम प्रकाश राजभर का ये दाव सिर्फ खुद को मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सपा तक देखने को मिलता है, क्योंकि 11 दिन पहले ही सपा ने पूर्वांचल और खास तौर पर मऊ में अंसारी बंधुओं की राजनीतिक जरूरत को समझते हुए मुख्तार अंसारी के भाई सिगवातुल्लाह अंसारी को सपा में शामिल किया था। तो वहीं मुख्तार और अफजल अंसारी से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में अगर मुख्तार अंसारी सुभाषपा में अपनी संभावनाएं टटोलते हैं तो पूर्वांचल में सपा के लिए चुनावी फाइट चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। तो वहीं मुख्तार के जरिए क्राइम फ्री यूपी का सपना साकार करने का दावा करने वाली भाजपा ने निशाना साधा है। देखिए, MIM का मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं। यह सारे के सारे दल एक लक्ष्य लेकर के आते हैं कि भाजपा को रोको, अर्थात 2024 में अगर मोदी जी को रोकना है तो 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोको। आम जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। इन सारे लोगों ने एक कह लीजिए कि सांप और न्योले की दोस्ती जो 2019 में लोकसभा के चुनाव में हो गई थी, सपा और बसपा ने गठबंधन किया था। मुद्दे की बात यह है कि मुख्तार में जीत का भविष्य टटोलने वाले ओम प्रकाश राजभर की इस पेशकश का खुद मुख्तार अंसारी खुली बाहों से स्वागत करते हैं या मुख्तार के दर से भी ओम प्रकाश राजभर को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब चलिए बात करते हैं एटा की, जहां के बुलसड़ इलाके में एक बार फिर से चर्चा है, क्योंकि खुदाई के दौरान सामने आया 1500 साल पुराना मंदिर। बिलसड़ में मिले हैं 15वीं सदी से जुड़े हुए अवशेष, जो एक बार फिर से इतिहास के पन्नों को पलटने का काम करेंगे और खुलेंगे कई और रहस्य तो आज भी जमीन के नीचे दफन है। देखिए 1500 साल पुराना मंदिर प्रकट। जमीन के नीचे बसा शहर हजारों साल बाद आया सामने। 1500 साल पुराना मंदिर प्रकट। ये एटा का बिलसड़ इलाका है, जो देखते ही देखते चर्चा में आ गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है वो मंदिर, जो हजारों साल बाद बाहर आया है। खूबसूरत शिलालेख और कलाकृतियां जो जमीन के नीचे दबी हुई थी। जानकारी मिलने के बाद जब ASI ने खुदाई शुरू की तो जमीन ने उगला 1500 साल पुराना राज और पलट गए हजारों साल पुराने इतिहास के पन्ने। ASI को बिलसड़ में हजारों साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। 5वीं शताब्दी के मंदिर के मिले अवशेष, गुप्तकालीन मंदिर के मिले अवशेष, सीढ़ियां, खंबे और चबूतरा मिला। खुदाई में मिले शंख लिपि में शिलालेख, खंभों पर मिली अलग अलग आकृतियां। यहाँ के राजा पहले हते रामचंद्र, बिना घड़ी देवता महाराज ने मरवा दो पूरन में बाबा ने, तब इनको राज नहीं चलन दो, फिर रामपुर राज करो, रामपुर ना चलन दो। बलवान हते बिन को हाथी रोक दो तो साकर हाथी बांध के चलो, खूनी हाथी तो बिन पांव धर कर रोक दो।
बिलसड़ से मिले इस 1500 साल पुराने अवशेष ने अचानक से ही एटा को चर्चा में ला दिया है। पर्यटन के नक्शे पर बिलसड़ की पहचान, बिलसड़ में एक म्यूजियम का होगा निर्माण, पर्यटन और रोजगार के नए साधन होंगे उपलब्ध। जिस मंदिर के अवशेष मिले हैं उसको लेकर इतिहासकारों के साथ साथ स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर का गुप्तकाल से संबंध है। कन्नौज के राजा हरि सिंह और वीर सिंह एटाए, एटा के बिलसड़ में बसाया नगर। वीर सिंह के बेटे ने पूरनमल की हत्या कर दी। हत्या के प्रायश्चित के तौर पर मंदिर का हुआ निर्माण। 5 देवी मां के मंदिरों का हुआ था निर्माण। जो हमारे यहाँ खुदाई चल रही है ASI टीम द्वारा, वो 5वीं शताब्दी की गुप्त कालीन अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, जो हमारी पुरानी संस्कृति की धरोहर है और सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए और हमारी संस्कृति को इस निकल रही है उसको सरकार को पूर्ण रूप से संरक्षित करना चाहिए। अब जब 1500 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं, इसके बाद इतिहासकारों को उम्मीद है कि गुप्तकाल से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो सबके सामने होंगे। इसके लिए ASI ने पूरी तैयारी कर ली है। ABP गंगा के लिए एटा से राकेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रयागराज के दौरे पर रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक कार्यक्रम में शिरकत की और प्रयाग की धरती से महिलाओं को एक संदेश दिया कि कैसे महिलाएं समाज को बदलने में अपनी भूमिका निभा सकती हैं। न्याय के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी राष्ट्रपति ने जोर दिया। देखिए महामहिम का प्रयाग संदेश। न्यायपालिका में बढ़ानी चाहिए महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं में ज्यादा होती है न्याय प्रकृति। आज समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। हर क्षेत्र में महिलाएं खुद को स्थापित कर रही हैं और अपनी लीडरशिप से लोगों को चौंका भी रही हैं। वहीं समाज के चारों स्तंभों में से एक न्यायपालिका में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी अभी भी बेहद कम है, जिसे बढ़ाने पर जोर देने की बात देश की महामहिम ने की है। मौका था प्रयागराज में भारत के चौथे और देश के 150 साल पुराने ऐतिहासिक इलाहाबाद हाईकोर्ट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के शिलान्यास कार्यक्रम का, जिसमें शिरकत करने देश की महामहिम रामनाथ कोविंद पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान न्यायपालिका को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही, जिसमें एक न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाने को लेकर रही। मैंने उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। आज उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कुल 33 न्यायाधीशों में 4 महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में आज तक की सर्वाधिक संख्या है। इसी मायने में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तब संभव होगी जब अन्य क्षेत्रों सहित देश की न्याय व्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े। आज उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को मिलाकर महिला न्यायाधीशों की कुल संख्या 12% से भी कम है। यदि हम अपने संविधान के समावेशी आदर्शों को प्राप्त करना है तो न्यायपालिका में भी महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना ही होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में सबसे पहले 1931 में प्रयागराज में ही महिला वकील बनी थी। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला जजों की नियुक्ति के बारे में बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना महिलाओं की भागीदारी से ही सुनिश्चित होगी। अभी न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी 12% है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने के पीछे एक तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि सामान्य रूप से महिलाओं में न्याय प्रकृति ज्यादा होती है और कुछ अपवादों को छोड़ दें तो उनमें हर किसी को न्याय देने की प्रवृत्ति, मानसिकता और संस्कार मौजूद होते हैं। समाज के हर वर्ग की आखिरी उम्मीद न्यायपालिका ही होती है, क्योंकि जब भी कोई समाज का सताया हुआ होता है तो वो जानता है कि कोई उसके साथ हो या ना हो, लेकिन देश का कानून उसे न्याय जरूर देगा। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें विश्वास बढ़ाना होगा कि न्याय सभी की पहुंच में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।